मेरा नाम आर्यन भारद्वाज है और मैं और मेरा मित्र आर्यन जैन आज इस वीडियो के माध्यम से आपको यह समझाने की कोशिश करेंगे कि केतन पारेख स्कैम जो 2001 में हुआ था वो क्या था। हम दोनों शहीद सुखदेव कॉलेज ऑफ बिजनेस स्टडीज़ के फाइनल ईयर छात्र हैं और ये वीडियो बनाने का अवसर हमें हमारे प्रोफेसर नरेंद्र कुमार निगम जी ने दिया है, जिनका बहुत ही नोवेल इनिशिएटिव अभी उन्होंने स्टार्ट करा है, जिसमें इस तरीके की अन्य प्रकार की एजुकेशनल वीडियोस जो आप इस चैनल पे पा सकते हैं, उसके माध्यम से वो फाइनेंशियल लिटरेसी पूरे देश भर में फैलाना चाहते हैं। तो विदाउट एनी फर्दर अडू चलिए हम स्टार्ट करते हैं इस वीडियो से। तो दोस्तों, यह वीडियो हम 2 पार्ट में रफली कवर करेंगे। इसमें पहले पार्ट में हम यह बात करेंगे कि ये स्कैम था क्या, उसमें क्या क्या मैकेनिज्म यूज़ हुआ, वो मैकेनिज्म के लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें थी, वो इंपॉर्टेंट चीज़ें कैसे अरेंज की गई। और सेकंड पार्ट में हम इस स्कैम को जो 92 में ऑलरेडी हो चुका स्कैम था, हर्षद मेहता स्कैम, उससे कंपेयर करेंगे। हम देखेंगे कि किन किन एस्पेक्ट्स में ये स्कैम सिमिलर था और किन किन एस्पेक्ट्स में ये बहुत यूनिक था। तो दोस्तों, पहले इस स्कैम के बारे में जानने से पहले इसके मास्टरमाइंड जो केतन पारेख हैं उनके बारे में जानते हैं। सो केतन पारेख CA बाय प्रोफेशन थे एंड उन्होंने अपनी जर्नी स्टार्ट करी थी अपने फैमिली फर्म में NH सिक्योरिटीज़ लेट 1980s में। वहीं पे उन्होंने स्टॉक मार्केट के इन्स एंड आउट को अच्छे से समझा। उन्होंने समझा कि इन्वेस्टर्स कैसे सोचते हैं, मार्केट कैसे फंक्शन करते हैं, एंड वहाँ पे जाके उन्हें जो बेसिक्स एक्सपर्टीज़ है ऑफ स्टॉक मार्केट वह सीखने को मिली। उसके बाद वो हर्षद मेहता के फर्म ग्रोमोर में उन्होंने काम किया। बाकायदा हर्षद मेहता ने उन्हें खुद ही पर्सनली मेंटर भी करा था। और जो 92 का स्कैम था, केतन पारेख कहा जाता है कि वो उस स्कैम में इन्वॉल्व थे। उसके माइक्रो मैनेजर्स जो डिटेल्स थी उसमें वो काम कर रहे थे, बट उनके प्रकार किसी भी प्रकार की स्क्रूटनी नहीं हुई क्योंकि उनके विरुद्ध किसी भी तरीके के कोई सबूत नहीं मिले थे, तो उनको कोई जेल नहीं हुई थी। बट सेम उसी ईयर 1992 में वो कैनफिना म्यूचुअल फंड स्कैम में 1 साल की उनको जेल हुई थी। तो दोस्तों, ये था केतन पारेख के थोड़ा सा बैकग्राउंड। अब हम इस स्कैम के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि इस स्कैम का मैकेनिज्म क्या था। तो यह स्कैम बेस्ड था पंप एंड डंप स्कीम में। पंप एंड डंप स्कीम होता क्या है? बहुत ही सरल शब्दों में अगर मैं आपको समझाने की कोशिश करूं तो इसका मतलब होता है कि आप एक सिक्योरिटी की प्राइस को पंप करेंगे थ्रू वेरियस इंस्ट्रूमेंट्स। आप उसे फॉल्सली इंफॉर्मेशन स्प्रेड करके कर सकते हैं, कार्टेल में इनसाइडर ट्रेडिंग करके कर सकते हैं, और बहुत सारे अन्य तरीक़ों से आप उस सिक्योरिटी का प्राइस को पंप करते हैं, जिससे एक बाइंग स्प्री यानी एक बाइंग मोमेंटम क्रिएट होता है। और वह मोमेंटम इस सिक्योरिटी के प्राइस को ऊपर ले जाता है, और वह सिक्योरिटी के जब प्राइस जब ऊपर हो जाता है तब आप उसे डंप कर देते हैं, यानी वो सिक्योरिटी बेच देते हैं, स्क्वायर ऑफ कर देते हैं, और जो भी प्रॉफिट्स आप कमाते हैं वो आपका हो जाता है। तो यह पंप एंड डंप स्कीम होती है। पंप एंड डंप स्कीम एग्जीक्यूट करने के लिए आपको क्या चाहिए होता है? आपको 3 मुख्य चीज़ चाहिए होती है। एक तो जगह जहाँ पे आप ये एग्जीक्यूट करें, दूसरी चीज़ जिस पे आप ये एग्जीक्यूट करने चाह रहे हैं, और तीसरा एक मैकेनिज्म या माध्यम जिसके थ्रू आप ये एग्जीक्यूट करेंगे। तो जगह यहाँ पे होगी एक स्टॉक एक्सचेंज जहाँ पे आप ये एग्जीक्यूट करने जा रहे हैं। आप इसको एग्जीक्यूट करेंगे चुनिंदा स्टॉक्स को जिसको आप रिग करने वाले हैं, जिसका प्राइस आप रिग करने वाले हैं। और इसका प्राइस आप कैसे रिग करेंगे, उसके लिए आपको चाहिए खूब सारा कैपिटल यानी पैसा। तो पहली चीज़ एक्सचेंज। इस एक्सचेंज में कहाँ पे आपको ये रिग करना है इसके बारे में जानते हैं। तो इंडिया में काफ़ी एक्सचेंज है, BSE NSE, उस समय कोलकाता एक्सचेंज भी होता था। तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में खूब सारे रेगुलेशंस आ चुके थे हर्षद मेहता स्कैम के बाद। तो उसके बाद उनको एक कोई ऐसी जगह चाहिए थी जहाँ पे रेगुलेशंस कम है, जहाँ पे ड्यू डिलिजेंस कम है, जहाँ पे लोगों की नज़र कम है। तो इसलिए उनने कोलकाता स्टॉक एक्सचेंज चुना अपना ये स्कैम करने के लिए। दूसरी चीज़, उनको चाहिए थे अनेक तरीके के स्टॉक्स, और यह स्टॉक्स उन्होंने चूज़ करे थे ICE इंडस्ट्री से, यानी इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन और इलेक्ट्रॉनिक्स रिलेटेड कंपनीज। उस समय .com बबल था। .com कंपनीज यानी इंटरनेट रिलेटेड कंपनीज, क्योंकि आने वाला युग इंटरनेट पे बेस्ड था। तो ये सारी कंपनीज जो टेक्नोलॉजिकल सेक्टर में थी ये बहुत बूम कर रही थी। तो उन्होंने अपने एक 10 स्टॉक्स का बंडल सेलेक्ट किया जिसको बहुत फेमसली K10 स्टॉक्स कहते थे। ये स्टॉक्स ICE इंडस्ट्रीज से थी, और ये इसके बारे में हम और आगे जानेंगे। तो ये उनके स्टॉक पिक्स थे। फिर उनको चाहिए था खूब सारा पैसा। ये पैसा वो कहाँ से ला रहे थे? ये पैसा वो बैंक से ला रहे थे। तो चलिए हम इन्हीं तीनों डिटेल्स में थोड़ा और गहराइयों से एक बार देखते हैं।
तो हमने एक्सचेंज के बारे में मोटा मोटा ऑलरेडी बात कर ली कि एक्सचेंज उन्होंने कोलकाता एक्सचेंज इसलिए लिया क्योंकि उसमें उतने रेगुलेशंस नहीं थे जितने ऑलरेडी BSE एक्सचेंज में आ चुके थे और उसमें बहुत कम स्क्रूटिनी थी, तो इसलिए उन्होंने कोलकाता एक्सचेंज चुना। अब स्टॉक पिकिंग की क्राइटेरिया की देखते हैं। उन्होंने मेजरली 4 चीज़ें देखी जिसके थ्रू वह अपने स्टॉक्स पिक कर रहे थे। पहली चीज़, कंपनी स्मॉल होनी चाहिए। वो स्मॉल कंपनी इसलिए पिक कर रहे थे क्योंकि उसका प्राइस रिक करना रिलेटिवली आसान होता है। उन्होंने 95-96 में बड़ी कंपनी जैसे ITC की प्राइसेस रिक करना स्टार्ट और ट्राई भी करा था, बट वो उसमें फेल हो गए थे, तो इसलिए उन्होंने अब सिर्फ स्मॉल कंपनीज पे फोकस करा। दूसरी चीज़, वह ऐसी कंपनीज होनी चाहिए जिसका वॉल्यूम जो ट्रेड हो रहा है वो कम है। वॉल्यूम ट्रेड कम होना का यह इंडिकेशन होता है कि आप उसके वॉल्यूम को रिग कर सकते हैं आर्टिफिशियली और आप उसको ज़्यादा कंट्रोल कर सकते हैं और उसके प्राइस को ऊपर ले जा सकते हैं। इसलिए वो ऐसी कंपनीज ढूंढ रहे थे जो छोटी थी और जिनका जो वॉल्यूम ट्रेडेड था वो कम था। फिर वो ऐसी कंपनीज भी देख रहे थे जिसका मार्केट कैपिटलाइजेशन कम है। तो जिस प्रकार से वह जिस तरीके से भी पैसा अरेंज कर रहे थे वो इस कंपनी में मेजर स्टेक ले सकें, 10-10%, 20-20% इस कंपनी को अक्वायर कर सकें, उसके शेयर्स ले सकें, ताकि इसके प्राइस का मोमेंटम अगर बिल्ड भी करना है बुलिश तरीके से तो वह उसे आसानी से कर सकते हैं। और चौथी चीज़ जो वो देख रहे थे कि वो ऐसी कंपनीज देख रहे थे जिसका एक फ्यूचर प्रोस्पेक्टिव हो। ये नहीं कि कोई भी छोटी मोटी कंपनी उठा ली, ऐसी कंपनी जिसको जो फंडामेंटली साउंड थी, जिसका आगे आने वाले 10, 15, 20 साल में एक ऐसा फ्यूचर था, प्रोस्पेक्टिव फ्यूचर्स था, जो रिटेल इन्वेस्टर्स भी इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छे से खुद के लिए देख रहे थे। तो उन्होंने ऐसी कंपनीज चुनी और यह कंपनीज उस समय 97 में .com बूम चल रहा था। .com बूम वॉज बेसिकली जो भी इंफॉर्मेशन रिलेटेड, कम्युनिकेशन, एंटरटेनमेंट रिलेटेड कंपनीज थी, यह कंपनीज रिलेटिवली अच्छा कर रही थी दूसरे सेक्टर से। तो उन्होंने अपनी जो K10 स्टॉक्स हैं वह इसी सेक्टर से मेजरली उठाए थे। और आप अब अपनी स्क्रीन पे देख भी सकते होंगे कि ये उनके K10 पिक स्टॉक्स थे जो उन्होंने यह स्कैम रन करने के लिए उन्होंने अपने पोर्टफोलियो में रखे थे। सो ये सब वो स्टॉक्स हैं जो उस समय मार्केट में बहुत अच्छा कर रहे थे। वो रिलेटिवली एक साल में 200, 300, इवन 400% रिटर्न भी दे रहे थे आपकी इन्वेस्टमेंट पे। लोगों को इस बात पे शक ना हो कि ये स्कैम हो रहा है, कैसे हो रहा है, इसको छुपाने के लिए उन्होंने ये सेक्टर चुना जो था ICE सेक्टर, क्योंकि ये ऑलरेडी बूम कर रहा था। और रिटेल इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखें तो वो ये सोचेंगे कि यह आने वाला समय टेक्नोलॉजी का है, इंटरनेट का है, कम्युनिकेशन का है, तो ऑब्वियसली ये सारी कंपनीज अच्छा करने वाली हैं। तो वो उस बुलिश मोमेंटम के पीछे ही अपना स्कैम रन कर रहे थे और यह सोल रीज़न था कि ये K10 जो स्टॉक्स थे एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री यानी .com इंडस्ट्रीज या टेक इंडस्ट्रीज या इंफॉर्मेशन इंडस्ट्री से ही सारे स्टॉक्स पिक करे गए थे। अब इस स्कैम को अंजाम देने के लिए जो तीसरा मुख्य इंग्रेडिएंट चाहिए वो है खूब सारा पैसा, यानी कि फंड्स। ये फंड्स केतन पारक ने कहाँ से लाए, कैसे अरेंज करे, चलिए उसके बारे में देखते हैं। इनके सोर्सेज ऑफ फंड प्राइमरली 4 थे। पहला खुद का पैसा, जो उतना ज़्यादा नहीं था बट जितना भी था उनका खुद का पैसा। दूसरा, काफ़ी सारे प्रमोटर्स ने पैसे लगाए, प्रमोटर्स, इंडस्ट्रियल्स, उनने पैसे लगाए। तीसरा, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स जैसे म्यूचुअल फंड्स, हेज फंड्स, प्राइवेट इक्विटी फंड्स, VC फंड्स, इस तरीके के काफ़ी इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने भी पैसे लगाए। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, उस ज़माने में बहुत ही फेमस बैंक से कुछ चीज़ें गिरवी रख के लोन लेना और उससे पैसे लगाना और उससे मार्केट को रिग करना और मैनिपुलेट करना। तो ये उनके 4 मुख्य सोर्सेज थे। चलिए देखते हैं इन सब में से उन्होंने कैसे कैसे पैसे उठाए। तो सबसे पहला सोर्स हुआ इनका खुद का पैसा। इन्होंने खुद से ट्रेड करके जैसा भी इन्हें खुद का पैसा कमाया, इन्होंने उसको यूज़ करके इस स्कैम में लगाया, इन्होंने उससे स्टॉक्स को खरीदा। दूसरा वॉज प्रमोटर्स के पैसे। प्रमोटर्स और इंडस्ट्रियलिस्ट, मतलब जिनकी खुद कंपनीज थी, इन 10 कंपनीज में से कुछ कंपनीज में खुद के प्रमोटर्स रहे होंगे जिन्होंने खुद की कुछ होल्डिंग रही होंगी स्टॉक्स की, उन्होंने खुद का पैसा इनको खुद दिया और बोला कि केतन ये मेरे पैसे लो और तुम मुझे जितना रिटर्न दे सकते हो उतना करो। उनके लिए तो ये अच्छी बात है, उनके पास आइडल सिटिंग स्टॉक है और आप उसको स्टॉक मार्केट को मैनिपुलेट करके अगर आपके पास जो पैसा है उसकी वैल्यू ऊपर जा रही है तो ऑब्वियसली कोई ना कोई सब पैसा लगाना चाहेगा।
तो उन्होंने अपना पैसा लगाया और काफ़ी लोगों ने जो उनके केतन पारेख के बहुत ही करीबी दोस्त थे, उन्होंने अनसिक्योर्ड लोन्स भी दिए ताकि आप अपना लो, ये मेरे पैसे लो, इसको आप यूज़ करो अपनी स्कैम में, आप उससे जो भी रिग कर रहे हो, जो भी रिटर्न्स जनरेट कर रहे हो, उससे आप मेरे पैसे मुझे वापस दे दो। और उनकी खुद की कंपनीज़ के जो स्टॉक्स थे उसका प्राइस इन्फ्लेट हो रहा था, जो ऑलरेडी लोअर लेवल्स पे थे उसकी प्राइस ऊपर जा रही थी, तो ऑब्वियसली खुश थे। तो ये प्रमोटर्स थे। दूसरा सोर्स ऑफ फंड जो केतन पारेख ने यूज़ किया था वो थे इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स होते हैं म्यूचुअल फंड्स, हेज फंड्स, इंश्योरेंस कंपनीज़, इनके पास पब्लिक का बहुत ज़्यादा पैसा होता है और रिटेल इन्वेस्टर्स से इन्वेस्ट करने के लिए काफ़ी ज़्यादा पैसा हो रहा है। तो वो इन्हें कैसे इन्फ्लुएंस करता था? कुछ म्यूचुअल फंड मैनेजर्स, इंश्योरेंस कंपनी मैनेजर्स केतन पारेख के दोस्त थे, एसोसिएट्स थे, तो उनको ये डायरेक्टली जाके कह देता था कि ठीक है, इस स्टॉक में पैसे लगा दो, और बाकियों को इन्फ्लुएंस करने के लिए ये यूज़ करते थे सर्कुलर ट्रेडिंग। मान लीजिए मैं और मेरे 5 दोस्त आपस में ही एक स्टॉक को ख़रीदते बेचते जा रहे हैं, तो इससे क्या होता है कि मार्केट को लगता है कि इस स्टॉक की बहुत डिमांड है, इस स्टॉक में बहुत ज़्यादा लिक्विडिटी है। तो इन्होंने यही किया, इन्होंने स्टॉक ब्रोकर्स को आइडेंटिफाई करा और उनको बोला कि मैं तुम्हें कमीशन देता रहूँगा, बस तुम सेम समय पे ऑर्डर्स डालते रहो। और इनके ऑर्डर्स एक दूसरे से मैच हो जाते थे और इन्हीं स्टॉक ब्रोकर्स आपसी में वो स्टॉक्स खरीदते रहते थे। तो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर की नज़र से ये स्टॉक्स बहुत लिक्विड और हाई वॉल्यूम पे ट्रेड होते थे। तो एज एन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर वो इन स्टॉक्स को पिक करते थे। इनके केटन स्टॉक्स में लगभग 5 से 6 स्टॉक्स हमेशा ही न्यूज़ में रहते थे, और अगर वो न्यूज़ में भी नहीं रहते थे, वो हमेशा हाईली ट्रेडेड विद हाई वॉल्यूम्स वाले स्टॉक्स थे जिसमें पैसा लगाना इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स को अच्छा लगता था। तो इस तरीके से आपसी में खरीद बेच करके ये लोग स्टॉक्स की वैल्यू ऊपर बढ़ाते थे। अब हम समझेंगे कि केतन पारेख ने बैंक से फंड्स कैसे लिए। तो उसने 2 बैंक से फंड्स लिए, पहला था माधवपुरा बैंक और दूसरा था ग्लोबल ट्रस्ट बैंक। अब उसने इन बैंक से 2 तरीके से फंड्स लिए, पहला तो था उसने पे ऑर्डर यूज किया और दूसरा था कि उसने लोन्स लिए। अब उसने बैंक से लोन्स कैसे लिए, वो टाइम पे 15 करोड़ से ज्यादा के लोन्स नहीं मिलते थे, तो उसने 15 करोड़ से ज्यादा के लोन्स 2 तरीके से लिए। पहला तो उसने अपने केटन कंपनीज में जो शेयर्स थे उसके उनको गिरवी रख दिया। अब क्योंकि उन शेयर्स की कीमत 15 करोड़ से ज्यादा थी, तो बैंक्स ने उसे 15 करोड़ से ज्यादा के लोन्स दे दिए। और दूसरा था कि उसने उन्हीं बैंक्स में शेयर्स खरीद लिए। तो अब इससे हुआ क्या कि उसने बैंक्स के जो मैनेजरियल डिसीजंस होते हैं उनको काफी मैनिपुलेट किया और अपने आप के लिए इजी बना दिया कि उसको 15 करोड़ से ज्यादा के लोन्स मिलने लगे। अब 2000 और 2001 के बीच में .com बबल बर्स्ट हुआ। उसमें हुआ क्या कि जितनी भी .com बबल कंपनीज लिस्टेड थी उन सबके शेयर होल्डर्स ने वो शेयर्स बेचना चालू किए और उन शेयर प्राइस कम हो गए उसके। अब ये केतन पारेख के पंप एंड डंप स्कीम के अगेंस्ट थे, क्योंकि पंप एंड डंप स्कीम के अकॉर्डिंग शेयर प्राइस बढ़ने चाहिए, उसे वो बेच के प्रॉफिट कमाएगा, चाहे वो केतन पारेख रिग करे प्राइस, चाहे वो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स करे। तो अब उसे उन प्राइस को बढ़ाने के लिए उसे और शेयर्स खरीदने की जरूरत थी, और वो जो शेयर्स थे उससे और खरीदने के पैसे तो थे नहीं, तो वो बैंक्स के पास गया और बैंक्स को बोला कि मेरे को लोन चाहिए। बट बैंक्स ने बोला कि जो ऑलरेडी उसने गिरवी रखे हुए थे शेयर्स, उनके प्राइस भी कम हो चुके हैं और हम आपको और लोन नहीं दे सकते जब तक आप और शेयर्स गिरवी ना रखें। तो इसके अकॉर्डिंग केतन पारेख का समस्या चालू हुई और केतन पारेख का ये स्कैम बाहर आने लगा तब जब बैंक ऑफ इंडिया ने केतन पारेख के अगेंस्ट सीबीआई में केस फाइल किया, क्योंकि केतन पारेख ने 138 करोड़ का पे ऑर्डर जो माधवपुरा बैंक ने इशू किया था उस बैंक ऑफ इंडिया को दिखा के उसने 138 करोड़ लिए थे। अब जब केस आगे बढ़ा तो बैंक ऑफ इंडिया ने 1800 करोड़ रुपए मांगे थे, क्योंकि 2018 तक जो 138 करोड़ थे उस पे 18.5% का कंपाउंड इंटरेस्ट लगाएंगे तो वो लगभग 1800 करोड़ बैठा था। तो ये फाइनल नेल इन द कफिन था कि केतन पारेख का स्कैम अब बाहर आ चुका था और माधवपुरा बैंक के अकॉर्डिंगली उसको 900 करोड़ देने थे और ग्लोबल ट्रस्ट बैंक को उसको 250 करोड़ देने थे। तो अब उसका बुरा समय आ गया था। तो जब इनिशियली 138 करोड़ रुपए की जांच हुई थी तो पता चला था कि केतन पारेख ने उसे अपनी 3 कंपनियों में सर्कुलेट कर दिया था और वो किसी को पता नहीं वो पैसे कहाँ गए थे। बट उसने सिर्फ 8 करोड़ रुपए वापस किए थे, जिसके तहत सीबीआई ने उसको अरेस्ट कर लिया था और उसका स्कैम बिल्कुल बाहर आ चुका था। अब हुआ क्या कि उसके बाद पूरी मार्केट क्रैश हो गई और पता चला कि 40,000 करोड़ रुपए मार्केट से ही उड़ गए। ऐसा नहीं था कि केतन पारेख
लेके भाग गया था उन्हें, बट वो 40,000 करोड़ उड़ ही गए क्योंकि मार्केट पूरी क्रैश हो गई और सारे शेयर्स के प्राइस ही नीचे आ गए थे। तो अब हम जानेंगे कि केतन पारेख स्कैम के आफ्टर इफेक्ट्स क्या थे। तो केतन पारेख और उसके जितनी भी एंटिटीज और कंपनियां थी उनको बैन किया गया मार्केट से 2017 तक, और साथ में नेकेड शॉर्ट सेलिंग भी बैन हुई मार्केट में। और जो प्लेजिंग ऑफ शेयर्स है, मतलब जो शेयर्स जैसे केतन पारेख ने गिरवी रखे थे, अब वो स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू गिरवी रखे जाएंगे, क्योंकि स्टॉक एक्सचेंज एक रेगुलेटरी की तरह काम करेगा और ऊपर नीच जो भी कुछ हो रहा होगा मैल प्रैक्टिसेस उसको रेगुलेट करेगा। और कोऑपरेटिव बैंक्स को भी मना किया गया कि वो अब ब्रोकर्स को डायरेक्ट लेंडिंग नहीं कर सकते। साथ में जो मार्केट का ट्रेडिंग साइकिल है उसको भी अब सिर्फ एक दिन पे रिड्यूस कर दिया गया। अब हम जानेंगे कि हर्षद मेहता और केतन पारेख के स्कैम्स में क्या डिफरेंसेस थे। हर्षद मेहता और केतन पारेख दोनों ही बुल रन सपोर्टर्स थे और दोनों ने ही बैंक्स को एक्सप्लॉइट किया था। बस अंतर ये था कि हर्षद मेहता ने बैंक रिसीट्स के थ्रू उस बैंक्स का इस्तेमाल किया था और केतन पारेख ने पेमेंट ऑर्डर यूज करके बैंक्स को इस्तेमाल किया था। हर्षद मेहता ने लूप होल्स एक्सप्लॉइट किए थे मार्केट के, जो कि एक क्राइम नहीं था वो टाइम पे और काफ़ी लोग कर रहे थे। केतन पारेख ने मैल प्रैक्टिसेस करी थी जो कि एक क्राइम था। हर्षद मेहता के पास वो टाइम पे ब्रोकर्स का नेटवर्क काफ़ी क्लोज था, ज़्यादा नहीं था, और केतन पारेख के पास बहुत बड़ा नेटवर्क था ब्रोकर्स का। और हर्षद मेहता ने बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पे अपने सारे काम किए थे और केतन पारेख ने कोलकाता स्टॉक एक्सचेंज पे। हर्षद मेहता के स्कैम के वक्त सेबी इतनी पावरफुल नहीं थी, बट केतन पारेख के टाइम पे सेबी काफी पावरफुल थी, तब भी केतन पारेख का स्कैम बाहर आया। हर्षद मेहता का जो स्कैम था 5,000 करोड़ का था और केतन पारेख का स्कैम 40,000 करोड़ का था, जैसे हमने पहले बात करी। हर्षद मेहता के टाइम पे ऑफलाइन ट्रेडिंग होती थी और केतन पारेख के टाइम पे ऑनलाइन ट्रेडिंग होना चालू ही हुई थी। और हर्षद मेहता ने 5,000 करोड़ का स्कैम किया था और केतन पारेख का स्कैम 40,000 करोड़ का था। हर्षद मेहता ने इनसाइडर ट्रेडिंग एक माध्यम की तरह से यूज़ किया था अपना स्कैम को अंजाम देने के लिए, और केतन पारेख ने सर्कुलर ट्रेडिंग यूज़ करा था। हर्षद मेहता के स्कैम के समय मेजरली ऑफलाइन ट्रेडिंग होती थी और केतन पारेख के समय नई ऑनलाइन ट्रेडिंग स्टार्ट हुई थी। हर्षद मेहता के स्कैम में उनने मेजर सोर्स ऑफ फंड्स जो थे वो रिटेल इन्वेस्टर्स से आए थे, और केतन पारेख के स्कैम के समय मेजर सोर्स ऑफ फंड्स इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स से आए थे। धन्यवाद। हम आशा करते हैं आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर ऐसा है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें।